मौर्य साम्राज्य की बात करें तो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य चला। मौर्य साम्राज्य में सबसे महान शासक अगर कोई हुआ है वो हुआ है अशोक। क्यों हम अशोक को पढ़ें? और बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और अशोक का पिता था, और इसीलिए बिंदुसार को अच्छा पिता और अच्छा पुत्र मिला। तो अशोक जो है वो उसके पिता है बिंदुसार और माता है सुभद्राणी। अशोक जिस सम्राट का राज चिन्ह अशोक चक्र भारतीय अपने ध्वज में लगाते हैं वो अशोक, जिस सम्राट का राज चिन्ह चारमुखी शेर भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक मानकर सरकार चलाते हैं और सत्यमेव जयते को अपनाया, जिस देश में सेना का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान सम्राट अशोक के नाम पर अशोक चक्र दिया जाता है, जिस सम्राट से पहले या बाद में कभी कोई ऐसा राजा या सम्राट नहीं हुआ जिसने अखंड भारत, आज का नेपाल, बांग्लादेश, संपूर्ण भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जितने बड़े भूभाग पर एक छत्र राज किया हो। सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिनमें से तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, गांधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेश से छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने भारत आते थे। जिस सम्राट के समय भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, जनता खुशहाल थी, कोई भेदभाव नहीं, मानव तो मानव, यहां तक कि पशुओं के लिए भी प्रथम बार चिकित्सा घर खोले गए, पशु हत्या पर रोक लगाई गई। सम्राट अशोक जिसने पुरुषार्थ और परमार्थ दोनों ही प्रकार से कुशल शासक तथा धर्म चिंतक बन संपूर्ण मानव जाति का जीवन सार्थक करने का प्रयास किया। अशोक मौर्य वह मौर्य वंश के तीसरे और सबसे प्रमुख शासक थे। चंड अशोक भी कहा जाता है, इसका अर्थ होता है चंद्रमा के समान अशोक। देवानाम प्रिय कहा जाता है, यह संस्कृत शब्द है। अशोक के ग्रामवासियों द्वारा उनकी प्रियता के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रियदर्शी कहा जाता है, इसका अर्थ होता है प्रियतम, दर्शनकर्ता, प्रियकर्ता। इन्हें धर्म अशोक भी कहा जाता है। यह अनेक प्रशासनिक और आध्यात्मिक प्रयासों के आधार पर प्रयुक्त नाम था। इन्हें जयवर्धन भी कहा जाता है, इसका अर्थ होता है जीतने वाला या विजयी। अशोक वर्धन, इसका अर्थ होता है अशोक का बढ़ावा, अशोक की वृद्धि। ये कुछ प्रमुख नाम हैं जिन्हें अशोक के रूप में जाना जाता है। और इस तरीके से हम मौर्य वंश को देखेंगे और चाणक्य की अहम भूमिका इसमें रहती है। जैसा कि मौर्य वंशावली देख रहे हैं आप, चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया है। 322 से 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। उसके बाद उनके पुत्र आते हैं बिंदुसार, जो कि 298 से लेके 273 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। 298 से लेके 298 से लेकर और ये 273 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं। इसके बाद अशोक आता है और बताया जाता है बौद्ध धर्म में लिखा हुआ है कि अपने 99 भाइयों की हत्या करके अशोक गद्दी पर बैठता है, सुशील को मरवा देता है और इस तरीके से तिष्ट को छोड़कर बाद बाकी सभी की हत्या करता है। 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन करेगा। 273 से लेके और 232 ईसा पूर्व तक शासन करता है।
इसके पुत्र हैं कुणाल, जलौन, तीवर। और इस तरीके से कुणाल जो है वो शासन करेगा 232 से 224 तक, 232 से लेके 224 तक ईसा पूर्व तक। जलौन आते हैं, जलौन, तीवर। तो 224 के बाद इनके कुणाल के ही पुत्र होते हैं दशरथ, जिनको बुध पालित कहते हैं, और संप्रति, जिनको दुपालित कहते हैं। 224 से लेके 216 ईसा पूर्व तक करते हैं, 224 से 216 ईसा पूर्व तक। इसके बाद संप्रति शासन सत्ता संभालते हैं 216 27 तक, 216 से लेके और 207 तक शासन करते हैं। इसके बाद शालिनी, शालिन 27 से 24 तक शासन करते हैं, 207 ईसा पूर्व 24 तक करते हैं। देव धारणमन आते हैं, ये 204 से 200 तक करते हैं, 204 से 200 तक। इसके बाद सत धनवंतर आते हैं, 200 से लेके 191 ईसा पूर्व तक, 200 से लेकर 191 ईसा पूर्व तक। और बृहद्रथ अंतिम शासक होता है, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने हरा दिया था 191 से और 184 ईसा पूर्व तक। ये इस तरीके से बृहद्रथ जो है अंतिम शासक होता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की और इतने लंबे समय तक चलाने के बाद में, मगध साम्राज्य को चलाने के बाद में शुंग वंश की स्थापना होती है। इसी के साथ, और यहाँ पर धनानंद को मारकर चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना करता है, और बृहद्रथ को मारकर पुष्यमित्र शुंग जो है वो बृहद्रथ को मारकर शुंग वंश की स्थापना करता है। इस तरीके से ये मौर्य साम्राज्य चलता है। अब बात आती है मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो पहली तो बात है कौटिल्य की अर्थशास्त्र। मौर्य साम्राज्य का प्रमाणिक स्रोत अगर है तो यह पुस्तक ब्राह्मण के घर से मिली। चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठाने की मुख्य भूमिका जो है कौटिल्य की होती है, विष्णुगुप्त की होती है, यानी चाणक्य की होती है। वहीं विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस भी, जो गुप्त साम्राज्य के समय लिखित पुस्तक है, संस्कृत के विद्वान थे विशाखदत्त। उन्होंने संस्कृत मौर्य साम्राज्य के इनमें लगभग संपूर्ण भारत, उन्होंने लिखा है, भारत अफगानिस्तान तक कब्जा कर लिया था और कुछ दक्षिण भारत को छोड़कर यहाँ तक कब्जा किया था। ये आपको विशाखदत्त में मिलेगा। यही मेगस्थनीज की इंडिका है, जो ग्रीक से आया हुआ कह सकते हैं। मेगस्थनीज जो था यूनान से आया था, और बौद्ध साहित्य से भी यहाँ पर मिलता है। मौर्य साम्राज्य का स्रोत, मौर्य के समकालीन अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, और मुख्य कारण जो था वो कह सकते हैं, जब अशोक ने अशोक ने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो ये इसलिए बौद्ध साहित्य में अशोक और मौर्य साम्राज्य का वर्णन है और इसको उच्च कुल का माना गया है। जातक कथाएं जैसे हैं दीपवंश, महावंश और दिव्यदान, ये जो हैं जातक कथाएं, इनमें भी कुछ कह सकते हैं यहाँ से भी मौर्य वंश के बारे में पता चलता है। और यहाँ मौर्यों की उत्पत्ति की अगर बात करी जाए तो कोई ठोस सबूत नहीं है। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद के दरबार में एक शूद्र कुल की महिला के साथ अवैध संबंध से चंद्रगुप्त मौर्य एक अवैध बालक है। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य को बौद्ध धर्म में उच्च कुल का बताया जाता है, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो बौद्ध धर्म में उसे निम्न कुल की जगह उच्च कुल का माना जाता है, अब बताया जाता है। तो अशोक की वजह से कह सकते हैं ये उच्च कुल का मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि शूद्र कुल की उस महिला का नाम मोरी के कारण मौर्य नाम पड़ा, और मेगस्थनीज की इंडिका में निम्न कुल का। मुद्रा राक्षस की बात करें, मौर्य साम्राज्य विशाल कुलहीन निम्न कुल का माना गया है, और जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में वैश्य बताया गया है। नंद वंश के अंतिम शासक जो थे घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त या चाणक्य की मदद से मौर्य वंश की स्थापना की थी।
धनानंद, चाणक्य के पिता जो थे धनानंद के दरबारी थे, वे चाहते थे कि गद्दी पर उनका घनानंद का छोटा भाई बैठे, लेकिन घनानंद ने चाणक्य के पिता को मरवा दिया और जिसका बदला कौटिल्य ने लिया था, यानी कि चाणक्य ने लिया था। कौटिल्य अपनी सेनाओं में 20 कन्याओं, यानी 20 कन्याएं कौन होगी? जो अनाथ लड़कियां होंगी, वो उनको शत्रुओं के खिलाफ प्रयोग करते थे। और 20 कन्याएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि सूक्ष्म मात्रा में, अल्प मात्रा में उन कन्याओं को विष दिया जाता था खाने में, जिससे वो क्या हो, उन पे जहर का असर ना हो, और उनका यूज जो किया जाता था वो शत्रुओं पे किया जाता था। ओंठ और लार पर विष रहता था हमेशा इन कन्याओं पर। वन में 20 कन्याओं द्वारा घनानंद की मृत्यु की गई और चंद्रगुप्त जो है वो शासक बनता है मौर्य साम्राज्य। यहाँ ये तो बात हुई चंद्रगुप्त मौर्य की। बात करें तो घनानंद को इसने हराया। सेल्यूकस निकेटर जो उत्तर पश्चिम भारत पर शासन कर रहा था, अलेक्जेंडर महान का कमांडर था, ये सिकंदर महान का कमांडर था, और उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया। और सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, और सेल्यूकस निकेटर ने अपना पूरा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। और सेल्यूकस निकेटर ने बेटी हेलेना की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से की, और वो चाणक्य की सलाह पर की। इसके बाद वहाँ मगध साम्राज्य का सेनापति बन गया। मगध में अकाल पड़ा और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। वहीं बिंदुसार जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में बिंदुसार आता है, उसका बेटा गद्दी पर बैठता है। इसी को अमित्र घात भी बोलते हैं। ये जो है, इसने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया था। उन्होंने जैन धर्म अपनाया, इन्होंने आजीवक संप्रदाय क्या होता है? भारत में ये विकसित हुआ एक नास्तिकवादी और भौतिकवादी दर्शन था, जिसके कह सकते हैं संस्थापक अगर देखा जाए, इसकी स्थापना की थी मक्खली गोसाल ने। इसकी स्थापना की थी इस वंश की, इस आजीवक संप्रदाय की, मक्खली गोसाल। मीठी शराब, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक की मांग जो है सीरिया के एंटिओकस फर्स्ट से की थी इसने, बिंदुसार ने। इसके साथ साथ वह 2 समुद्रों के बीच की भूमि पर विजय प्राप्त के लिए भी जाने जाते हैं बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा होता है अशोक। तो बिंदुसार जो है, इसका सबसे बड़ी बात कही जाती है, इसको एक अच्छा पिता मिला और एक अच्छा पुत्र मिला अशोक के रूप में, जिसने इस साम्राज्य को बढ़ाया। अब यहाँ पर अशोक आता है, बिंदुसार का पुत्र है, सर्वाधिक क्षेत्र पर शासन करने वाला। उड़ीसा कलिंग पर भी कब्जा किया इसने। कुल 12 वर्ष शासन किया अशोक ने, और राज्याभिषेक के 9वें यानी कि 8 वर्ष बाद 9वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध किया और जीता भी उसने। कलिंग का युद्ध जो है, उसके बाद इसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो भेरी घोष यानी युद्ध नीति का त्याग करके धम्म घोष यानी प्यार से जीतना पसंद करता है, और धम्म घोष की मलक की ओर बढ़ जाता है। यही कलिंग युद्ध से 99 भाइयों का जिक्र किया जाता है। 99 भाइयों को मारकर सिंहासन पर बैठा, ऐसा भी कहा जाता है। तो स्टार्टिंग में कितना क्रूर शासक रहा होगा, जिसने कई अधिकारियों को भी मारा। इसके बाद में, अब खैर जो भी है, लेकिन बाद में जो बदला, अंत जो भला हो गया, तो कहीं ना कहीं अशोक महान कहलाया। हम क्यों महान कहते हैं? क्योंकि हमने देखा जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं अशोक के, वो हम अपना रहे हैं। अशोक के जो शिलालेख हैं, अभिलेख हैं, तो अशोक के अभिलेखों में शिलालेख भी है, मुख्य 14 है और स्तंभ लेख हैं। लघु शिलालेख 15 हैं। 14 जो शिलालेख हैं, मुख्य शिलालेख, तो वो 14 लाइनें लिखी गई हैं, ना कि 14 चट्टानें। अशोक के प्रमुख शिलालेख अगर है, पहला शिलालेख, इसमें पशुबल की निंदा की गई है। दूसरे में इसमें अशोक ने मनुष्य और पशु दोनों के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है, जो कि इतिहास में हम पढ़ते हैं।
इस और तीसरा है, इसमें राजकीय अधिकारियों को एक आदेश दिया कि वो हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं, और इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख करता है। चौथा शिलालेख है, इस अभिलेख में भेरी घोष युद्ध नीति की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई और कलिंग का भी चित्रण है। और पांचवा है, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा है, जिसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है। और 7 और 8 में इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है, कहाँ कहाँ इसने यात्राएं। इसके साथ साथ 9वां अभिलेख जो मिला, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां है शिलालेख, उसमें अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11 जो शिलालेख मिला, इसमें धम्म की व्यवस्था की गई। और 12 जो है उसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति, यानी कि उच्च पदों पर आसीन होती थी महिलाएं भी, सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। और इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई, और इसी में पड़ोसी राजाओं का भी वर्णन है। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक के शिलालेख बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख भी है। बृहद शिलालेख जो मिले हैं वो शाहबाद गढ़ी जो कि पाकिस्तान में, वहाँ मिला। मानसेहरा पाकिस्तान, कलसी उत्तराखंड, और रड़गुड़ी आंध्र प्रदेश में, धौली उड़ीसा में मिला है, और जौगढ़ उड़ीसा में, गिरनार गुजरात में है, और सोपारा, जैसे सोपारा बोलते हैं, महाराष्ट्र में है। इस तरीके से ये बृहद शिलालेख हैं, इसीलिए इसका विस्तार कहाँ तक, अफगानिस्तान तक बताया जाता है। लघु शिलालेख मिले हैं मास्की जो कि कर्नाटक में है, गुर्जर मध्य प्रदेश में है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है, निठुर कर्नाटक में, भाब्रू राजस्थान में, शेरेकुन्ना कांधार में, सहस्राम बिहार में, और तक्षशिला भी बिहार में है। और इसके बाद में लगमान अफगान में है। तो इस तरीके से कुछ शिलालेख जो मिले हैं, अशोक के शिलालेख भी हैं। इसीलिए इसका अशोक के बारे में इन पूरे गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य में अशोक की चर्चा ज़्यादा होती है। अशोक ने अपने क्षेत्र को बढ़ाया, क्षेत्र का विस्तार। अपने अभिलेखों में अशोक ने धम्म का सिद्धांत दिया। जेम्स प्रिंसेप एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अभिलेखों को पहली बार पढ़ा। धौली, जौगढ़, येरगुड़ी, सोपारा, गिरनार, कांधार, कालसी, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा आदि स्थानों पर मिले हैं। अशोक के स्तंभ शिलालेख जो है कुल 14, भाषाएं 3, लिपियां 4, और प्रयुक्त प्रमुख भाषा जो थी प्राकृत भाषा थी, और प्रयुक्त प्रमुख लिपि जो है वो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, और ये जो खरोष्ठी लिपि है ये ईरानियों द्वारा प्रस्तुत की गई थी। स्तंभ शिलालेख जो है वो 7 है, जैसे दिल्ली टोपरा स्तंभ शिलालेख एकमात्र शिलालेख जो 7वें शिलालेख के साथ है। एक ही भाषा और एक ही लिपि का प्रयोग इसमें हुआ है। लौरिया अरराज और लौरिया नदगढ़ दोनों बिहार में स्थित है। रामपुरवा स्तंभ लेख है, केवल यहाँ बैल मिला है। सारनाथ है अशोक के धम्म परिवर्तन को दर्शाता है सारनाथ में, और इसे उन्होंने बुद्ध के प्रथम उपदेश की स्मृति में बनवाया। राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने इसको कह सकते हैं अपनाया है। वहीं चौथा जो है उसमें बराबर की पहाड़ी गुफाएं हैं। बिहार अशोक ने बौद्धों के लिए गुफाएं बनवाया था। लोमस ऋषि गुफाएं हैं बिहार में। नागार्जुनी गुफाएं हैं, अशोक के पोते दशरथ द्वारा निर्मित हैं। नागार्जुनी गुफाएं अशोक के जो पोते हैं दशरथ, उनके द्वारा।
इन्हीं को बुद्ध पालित बोलते हैं। रुम्मनदेई निगाली सागर शिलालेख नेपाल में है, और इसके साथ साथ में लघु शिलालेख भी हैं 4, मास्की, गुर्जर और ब्रह्मगिरी नेट्टूर। मास्की कर्नाटक में है और गुर्जर जो है वो मध्य प्रदेश में है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सिलोन यानी श्रीलंका भेजा था। कनक मुनि को नगमन स्तूप पुनर्निर्मित है, जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है बृहद्रथ था, जो कि हमने बताया था आपको ये 200 से यहाँ पर 191 से 184 ईसा पूर्व तक शासन करता है। इसको पुष्यमित्र शुंग ने हराया था और यहाँ पर शुंग वंश की स्थापना कर लेता है पुष्यमित्र शुंग। यही बात करते हैं प्रशासन प्रणाली क्या रही होगी, जो प्रशासन प्रणाली अगर रही होगी जिसके आधार पर इसका शासन सत्ता चलती थी, तो उसकी बात करते हैं मौर्य प्रशासन की बात करेंगे। मौर्य प्रशासन में बात करें तो कौटिल्य द्वारा क्या किया गया, सप्तांग सिद्धांत दिया गया। प्रशासन को जो है उसके 7 तत्व थे। राजा, एक तो राजा है वो राज करेगा, सचिव जिसको अमात्य कहा जाता था, क्षेत्र होता था जनपद जिसको कहा जाता था, और किला दुर्ग होता था, खजाना कोष और सेना जिसको सेना होती थी, और मित्र भी होते थे। तो इस तरीके से ये 7 तत्वों से शासन चलता था। वहीं पर कर प्रणाली, टैक्स कैसे वसूला जाता, तो एक तो हिरण्या होता था, सोने में चुकाया जाने वाला कर होता था, जो सोने में सोना ही दिया जाता था, और प्रणय होता था जिसको आपातकाल कर कहते थे, और पिंडकारा जो था गांवों द्वारा वस्तुओं के रूप में किसी के यहाँ गेहूं हो गया, अनाज हो गया, वो देता था। सेन भावतम मतलब होता है सेना का रखरखाव करने का कर होता था, और पार्सम बम अधिभार होता था, वो होता था। कर प्रणाली जो होती थी वो सन्निधाता यानी कोषाध्यक्ष संभालता था, और समरार्ता कर संग्राहक होते थे। इस तरीके से टैक्स चल होता था, और इस तरीके से ये शासन सत्ता चलती। न्याय व्यवस्था में अगर देखा जाए तो एक तो फौजदारी और दीवानी, जैसा कि आज भी चल रहा है। इसको फौजदारी को प्रतिष्ठा बोलते थे, कष्टक शोधन बोलते थे, और दीवानी को बोलते थे व्यवहारिक यानी धर्म स्थनीय। गोपा जो होता था वो हिसाब के लिए जिम्मेदार होता था। अच्छे पटलाध्यक्ष जो होते थे महालेखाकार होते थे, और नगर का शहर प्रशासन के लिए होते थे, और सीताध्यक्ष मतलब ही होता था कृषि का अध्यक्ष होता था। समाज में 4 वर्ण थे। इंडिका के अनुसार समाज में 4 वर्णों में विभाजित था, कोई किसी का गुलाम नहीं था। पहली बात, महिलाएं भी जो थीं वो भी उच्च पदों पर आसीन थीं। अर्थशास्त्र के अनुसार महिलाएं उच्च पदों पर थीं, आसीन थीं, और सेना की का भी हिस्सेदार थी, मतलब सेना में भी थी। अंत्यज बिना किसी जाति के थे। विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख यहाँ मिलता है, और तलाक की भी अनुमति दी गई थी। जाति प्रथा, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार भारतीय समाज 7 जातियों में विभाजित था। अब वो 7 जातियाँ कौन थी? अब 7 जातियों की बात कर रहे हैं तो दार्शनिक थे, किसान थे, शिकारी थे, चरवाहे थे, व्यापारी थे, योद्धा, निरीक्षक जिसको जासूस बोलते थे, और पार्षद। ये लोग जो थे वो क्या थे, कह सकते हैं इसके 7 जातियों में इस तरीके से कर्मकार थे, विभाजित थी। और इसी तरीके से अगर हम देखें इन पूरे साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य का अहम योगदान रहता है, बिंदुसार का भी अहम योगदान रहता है, और अशोक जो होता है उसने इतना खून खराबा देखा कि अंततः उसका मन बदल गया और धम्म को अपना लिया। इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य में एक ऐसा शासक आया, अशोक आया, जिसने युद्ध भूमि में तलवारें छोड़, शस्त्र छोड़ शास्त्र को अपनाया, और हर जगह एक कह सकते हैं सभी जगह कह सकते हैं धर्म का प्रचार किया, और इसीलिए कहीं ना कहीं अशोक महान कहलाया। जिस तरीके से सिकंदर ने अंतिम समय में
जब अंतिम समय था तो उसने भी क्या किया था, समाज को मैसेज दे के गया था। जैसे सिकंदर है, सिकंदर महान इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसको अरस्तु जैसा दार्शनिक मिला। इसी तरीके से अशोक को महान इसलिए कहा जाता, अशोक को चाणक्य जैसा गुरु मिला। और यहाँ तक कि अकबर को महान कहा जाता तो उसके पीछे है उसकी नीतियाँ, धार्मिक नीतियों की बात करें या अन्य चीज़ों की बात करें, उसने भी बिना पढ़ा लिखा शासक अकबर था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया था, अपने जो अच्छे लोगों का या विद्वान लोगों का सम्मान करता था और उन्हीं के सम्मान की वजह से अशोक अकबर भी महान कहलाया। तो इस तरीके से उंगलियों पे गिन सकते हैं कुछ लोग महान हुए हैं। अब हम बात करेंगे अशोक की। अशोक की एक शॉर्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे अशोक के विषय में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।